कार्यक्रम में अतिथि वक्ता के रूप में उपस्थित प्रोफेसर रवि शर्मा जी, परम आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर टंडन जी, आदरणीय दीक्षित जी, मैडम संतोष खन्ना जी, डॉक्टर करुणा जी, डॉक्टर नृत्य गोपाल जी, डॉक्टर कुलभूषण जी और इस आभासी पटल पर विद्यमान नव उन्नयन परिवार के सभी साथी शिक्षक, शोधार्थी एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों से जुड़े सभी सम्मानित शिक्षकों, साहित्य प्रेमियों का नवोन्नयन साहित्यिक सोसाइटी द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला में स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को विदित है, इस व्याख्यान माला की शुरुआत 21 जनवरी को प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी के बीज वक्तव्य से हुई और तब से निरंतर अलग-अलग विषयों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिए गए, जो हम सभी के लिए लाभदायक रहे, प्रेरणादायक रहे। इस कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे अतिथि वक्ता के रूप में हम सबके प्रिय चहेते प्रोफेसर रवि शर्मा मधुक जी। आपको कौन नहीं जानता, जो साहित्य प्रेमी है, जो काव्य प्रेमी है, सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि देश के अन्य विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक और शोधार्थियों के बीच आपकी एक पहचान है। वैसे तो सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन संक्षिप्त परिचय मैं सर का देना चाहूंगा। विस्तृत परिचय यदि मैं यहाँ देने लग गया तो 20 मिनट लग जाएंगे और हम मूलतः सर को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप वर्तमान में हिंदी विभाग श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और विभागाध्यक्ष भी हैं। आपकी युवाओं, महिलाओं, शिक्षा, हिंदी भाषा, सामाजिक सरोकार आदि से संबंधित लगभग 500 रचनाएं हैं। देश विदेश के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में सन 1986 से निरंतर व्यंग लेख, कविताएं, बाल साहित्य, शोध आलेख, कहानियां प्रकाशित हो रही हैं। आपकी 22 के लगभग पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें संघर्ष मीमांसा जो काव्य संग्रह है, पाश्चात्य काव्य चिंतन और आचार्य शुक्ल जो समीक्षा ग्रंथ है, बकरी कल्चर जो बहुत सुंदर व्यंग संग्रह है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो युवाओं हेतु प्रेरक एक लेख संग्रह है, चिंतन के साहित्य रंग साहित्यिक निबंध संग्रह है आपका, भाषा मूल, भाषा स्तंभ जो हिंदी व्याकरण ग्रंथ है, हिंदी व्यवहार, हिंदी दक्षता आदि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो सभी के लिए लाभदायक हैं। आपका रेडियो हेतु लेखन कार्य भी है और आपने दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित होने वाले विश्व के सर्वाधिक लंबे कार्यक्रम कृषि दर्शन का 2001 से 2016 तक निरंतर संचालन किया है। आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से बाल कार्यक्रम, वार्ताएं, कविताएं, परिचर्चा, कहानी पाठ, व्यंग पाठ आदि का निरंतर प्रसारण होता रहता है। आपने विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया है और अभी भी आप कार्य कर रहे हैं। आपको 2 दर्जन से अधिक सम्मान और पुरस्कार मिले हैं, जिनमें श्रेष्ठ हिंदी शिक्षक सम्मान, लघु कथा शिल्पी सम्मान, साहित्य श्री सम्मान, भारतीय रत्न सम्मान, शैलेश मटियानी सम्मान, सेठ गोविंदास सम्मान, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल सम्मान, हिंदी भाषा भूषण सम्मान, साहित्य सुरभि सम्मान, विश्व हिंदी सृजन सम्मान, हरिशंकर प्रसाद साहित्य सम्मान ये प्रमुख है। तो अब मैं हमारे अतिथि वक्ता प्रोफेसर रवि शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि सर स्वतंत्रता आंदोलन में जनगीतों की भूमिका विषय पर आप अपनी बात रखेंगे। आइए सर। धन्यवाद प्रिय रोशन जी। और जैसा कि हमारे सभी साथी जो नव उन्नयन परिवार से जुड़े हुए हैं और अन्य सभी साथी जो लंबे समय से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, 6 महीने से निरंतर
जनवरी से अब जून आ गया है, हम लगातार आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नव उन्नयन संस्था की ओर से जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें अभी तक हमने देखा है कि हिंदी की जो विभिन्न विधाएं हैं, उनमें जो ऐसी रचनाएं लिखी गई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में आग में घी का काम किया, उत्प्रेरक का काम किया, जिनकी वजह से हमारा यह आंदोलन सफलता तक पहुंचा 1947 में, तो बहुत बड़ा योगदान है कलम के इन सिपाहियों का। हम जानते हैं कि एक और सिपाही बंदूक और अस्त्र शस्त्र लेकर लड़ते हैं, दूसरी ओर जो कलम के सिपाही हैं, वे अपनी कलम के माध्यम से अपना योगदान इस एक आहुति के रूप में इस यज्ञ में देते रहे हैं। और ऐसे सभी साहित्यकारों पर लगातार चर्चा हमारे इस कार्यक्रम में हो रही है। और आप जानते हैं कि पहले ये साप्ताहिक आधार पर हम इसे कर रहे थे और बड़ी संख्या में हमने अलग अलग पक्षों को इसमें अभी तक लिया है। तो आज जो पक्ष मैं लेने जा रहा हूँ, ये मैंने इसीलिए इस पक्ष को लिया कि अभी तक इस पक्ष पर ज्यादा चर्चा हुई नहीं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा अलग हटके विषय लिया जाए, वरना मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो पत्रकार के रूप में योगदान था आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में, उसको लेना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा कि भारतेंदु पर चर्चा हो चुकी है अलग अलग संदर्भों में थोड़ी थोड़ी, तो आज मैंने विषय थोड़ा अलग चुना है। और इसमें जो हमारी जनगीतों की जो परंपरा चली आ रही है, उसने किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई, इस संबंध में कुछ बातें मैं अपनी आपके साथ साझा करना चाहूंगा। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि साहित्य जो है समाज का दर्पण किस अर्थ में कहा गया, इसी अर्थ में कि जो भी समाज में घटित हो रहा है, जो भी परिवेश, जो परिस्थितियां वहां पे बनी हुई हैं, साहित्यकार उन्हीं को अपनी रचनाओं के माध्यम से इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि वे जन सामान्य तक पहुंचती हैं, उसके हृदय को छू लेती हैं और उसे जैसा साहित्यकार चाहता है वैसा करने के लिए, सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। इसी अर्थ में साहित्य हित की बात करता है, साहित्य सदैव सकारात्मक बिंदु लेकर के चलता है। तो ऐसे में जो ये स्वतंत्रता आंदोलन हमारा 1857 से शुरू माना जाता है, हालांकि हम जानते हैं कि उससे पहले से भी ये चला आ रहा आंदोलन था। तो 1857 से 1947 लगभग 100 वर्ष का यह समय एक सामान्य प्रचलन में इसको हम स्वाधीनता आंदोलन का समय कहते हैं। तो इस दौरान जो हमारे स्थापित कवि थे, स्थापित साहित्यकार थे, उन्होंने तो अपनी रचनाएं लिखी ही, उन पर तो हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं, चाहे वे कहानीकार हों, चाहे व्यंग्यकार हों, चाहे कवि हों या अन्य रचनाकार हों। लेकिन एक और ऐसा भी साहित्य साथ साथ चल रहा था जिसको हम लोक साहित्य कहते हैं। यहाँ जनगीत शब्द को मैं लोकगीत के अर्थ में ही ले रहा हूं, इसको जनवादी साहित्य वाले अर्थ में बिल्कुल नहीं लीजिएगा, उस अर्थ में इसका कोई संबंध नहीं है। जनता द्वारा जनता के लिए रचे गए गीत, और उनमें से अधिकतर के तो हम रचनाकार का नाम भी नहीं जानते हैं, और अगर जानते भी हैं तो हमारे लिए कोई चर्चित नाम नहीं है, कोई बड़े साहित्यकारों के नाम नहीं है। और इनमें से बहुत से गीत ऐसे हैं जो कि बोलियों में लिखे गए हैं, हिंदी की जो बोलियां हैं उनमें लिखे गए हैं बहुत से गीत। और इसमें मैं केवल हिंदी के गीतों का ही नहीं उल्लेख करता, मैं चाहता हूं कि हम अन्य भाषाओं में भी उस दौरान बहुत से गीत लिखे गए हैं, कहीं प्रसंगवश उनका भी उल्लेख मैं इसमें दूंगा। और भारत में ये जनगीतों की जो परंपरा है कोई नई परंपरा नहीं है, ऐसा नहीं कि 1857 से या 1800 से शुरू हुई है, ये परंपरा तो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है। और इन जनगीतों में सामान्यतः जन सामान्य के जो दैनिक जीवन और व्यवहार से जुड़े हुए बिंदु हैं, उनके जो उत्सव हैं, उनके जो पर्व हैं, उनके जो विभिन्न समारोह हैं, कार्यक्रम हैं, जन्म से लेकर के, मुंडन से लेकर के विवाह के गीत और अनेक गीत, वे सारे के सारे वास्तव में लोक साहित्य के अंतर्गत, लोक गीत के अंतर्गत, जनगीत के अंतर्गत गिने जाते हैं। और उनका अलग अलग आज शोध हो रही है इन विषयों पर। हमारे बीच राजकुमारी शर्मा जी हैं, उन्होंने अभी लोकगीतों पर ही अपना शोध कार्य किया है। तो इस तरह के इन लोकगीतों पर भी अब शोध कार्य हो रहे हैं और इनको भी वह महत्व मिल रहा है जो सामान्य प्रतिष्ठित साहित्यकारों द्वारा लिखे साहित्यिक गीतों को मिलता आया है। उसके बावजूद ये जो लोकगीत होते हैं, ये सीधे जन सामान्य के हृदय से निकले होते हैं और सीधे जन सामान्य के हृदय को छूते हैं। और उसके पीछे कारण यही होता है कि वे उनकी उस बोली में लिखे गए होते हैं जिस बोली में वे अपना दैनिक कार्य, दैनिक विचार विमर्श करते हैं।
और ये लोग आवश्यक नहीं कि वे साक्षर हों, आवश्यक नहीं कि वे उस अर्थ में विद्वान हों, साहित्य से जुड़े हुए हों, साहित्य को पढ़ने वाले हों, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो इन गीतों को लिखने वाले भी, इन गीतों को सुनकर गाने वाले भी, इनके साथ साथ गाने वाले भी वे लोग हैं जो कि भारत का जन समुदाय, जन सामान्य कहलाता है। तो इसलिए इन गीतों में जो जन हृदय से उमड़ी अनुभूतियां हैं, वे जन सामान्य की भाषा में जब अभिव्यक्ति पाती हैं, तो इन जन गीतों के माध्यम से सीधा सीधा जन साधारण के मर्म तक पहुंचती हैं। इनमें आपको उस तरह की शास्त्रीयता, सैद्धांतिकता, भाषिक, बौद्धिक कृत्रिमता नहीं मिलेगी। इसमें आपको उस तरह के अलंकार, उस तरह के चमत्कार, भाषिक चमत्कार भी नहीं मिलेंगे जैसे परिष्कृत पुस्तकीय साहित्य में मिलते हैं। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि ये लोकगीत कम महत्वपूर्ण रहे या कम प्रभावित किया इन्होंने, बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि ये लोकगीत कई बार हमारे प्रतिष्ठित साहित्यकारों की रचनाओं से ज्यादा लोकप्रिय हुए। उसका कारण यही था कि जब तक हम जन सामान्य को इस आंदोलन से नहीं जोड़ेंगे, यह आंदोलन, हमारा स्वाधीनता आंदोलन सफल नहीं होगा। यह बात उस समय साहित्यकारों को भी समझ आ रही थी, जन नेताओं को भी समझ में आ रही थी। इसीलिए गांधी जी ने जन जागरण की बात रखी थी। उनका प्रयास था कि देश का प्रत्येक व्यक्ति इस आंदोलन में भाग ले, और इस कार्य को सफल बनाने में मदद की इन जनगीतों ने। क्योंकि इन जनगीतों के माध्यम से जो वातावरण बनता था, जो एक परिवेश निर्मित होता था, जो लोगों के अंदर न केवल अंग्रेजों की धूर्तता, उनकी चालाकियों, उनके षड्यंत्रों का भंडाफोड़ करता था, वहीं दूसरी ओर उन्हें प्रेरित करता था जनसामान्य को कि वे अंग्रेजों की चालों को समझकर अंग्रेजी शासन को उखाड़ने के लिए मिल करके आगे बढ़े, प्रयास करें, जो कि हमारे इस स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता की रीढ़ बनकर के उभर के आई बात। तो मैं ये मानता हूं कि इन जनगीतों ने हमारे स्वाधीनता आंदोलन को सफलता के शिखर पर पहुंचाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और प्राय ये जनगीत उपेक्षित रहे हैं हमारे साहित्यिक चर्चाओं में, विद्वानों की चर्चाओं में, हमारे साहित्यिक लेखन में इनका उतना ज्यादा उल्लेख नहीं हुआ है। इसलिए इन जनगीतों पर अभी और शोध की बहुत संभावनाएं बाकी हैं। ये जो विषय मैंने आज लिया है, ये विषय मैं इस रूप में आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं कि हमारे कुछ साथी जो इस समय जुड़े हुए हैं, वे इन लोकगीतों पर, इन जनगीतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में और बड़ा कार्य करें, और इसको एक पूरे शोध प्रबंध की स्थिति तक लेकर के चलें। ये विषय, इतना कार्य इसमें हो सकता है, इतनी संभावनाएं भी इसमें विद्यमान है। तो ये जो लोकगीत थे, इन्होंने मुख्य धारा के साहित्य को जैसे चुनौती देते प्रतीत होते हैं, हालांकि साहित्य में इनको उस तरह स्थान नहीं मिला। सन 1857 की क्रांति से लेकर के ये जो 100 वर्ष का जो समय है, इसमें हमारे साहित्यकारों ने, अलग अलग भाषाओं में लिखने वाले साहित्यकारों ने, अलग अलग बोलियों में लिखने वाले रचनाकारों ने जो बात लिखी, जनगीत रचे, उन्होंने इस आंदोलन में आग में घी का काम किया, और उन्होंने इस आंदोलन को भड़का करके उसके लक्ष्य तक, उसके अंतिम चरम तक पहुंचाने में जो भूमिका निभाई है, उसका हम इस संदर्भ में बात कर सकते हैं। इन लोकगीतों में जो भारत का विस्मृत गौरव था, उसका गान मिलता है। जो समाज में कुरीतियां विद्यमान थी, उन कुरीतियों को दूर करने के संकेत मिलते हैं। स्वतंत्रता के लिए व्यक्तियों, दलों, विभिन्न संस्थाओं द्वारा देश विदेश में जो प्रयास किए जा रहे थे, उनकी भी चर्चा, उनकी भी प्रशंसा इन गीतों में समय समय पर मिलती है। और तो और अंग्रेजों की, जो मैंने बताया, चालें थी, जो वास्तविकता थी, जो षड्यंत्र थे, उसको आम आदमी को उसकी अपनी भाषा में, उसकी अपनी बोली में, भाषा भी मैं कहूं बोली में या लोक भाषा में पहुंचाने का जो प्रयास था, वह इन लोकगीतों को एक अलग अर्थवत्ता प्रदान करता है। और ऐसे लोकगीतों के कारण लोगों के अंदर जन जागृति आई, उनके आपसी मतभेद कम हुए, उनमें एकता की दृढ़ भावना जागृत हुई, और वे शत्रु को
मुकाबला करके उसको हराने के लिए तत्पर हुए, एकजुट हुए और अपने इस दौर में योगदान दिया। तो ये इन जनगीतों की उपलब्धि मेरे विचार में हो सकती है। और ये रचनाएं कितनी क्रांतिकारी थी, कितना इनका प्रभाव था, इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा इन लोकगीतों से वे जैसे कि थर्रा उठी, इतनी आतंकित हो गई कि इन लोकगीतों को प्रतिबंधित किया गया, इनको लिखने वालों को फांसी तक की सजाएं दी गई। मैं अभी आपको ऐसे कई नाम बताऊंगा जिनको फांसी दी गई। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में फोर्ट विलियम कॉलेज द्वारा संग्रहित कृतियां जो गोपनीय प्रकाशन और प्रतिबंधित साहित्य कहलाती हैं, उनकी जो संख्या है वह हमें आश्चर्यचकित करती है। कितनी पुस्तकों को, कितनी रचनाओं को प्रतिबंधित किया गया। प्रतिबंधित करने का कारण आप जानते हैं, अंग्रेज सरकार को भय था कि इस रचना को पढ़ने से जनसामान्य उनके विरुद्ध हो जाएगा, क्रांति की आग भड़क उठेगी। तो असमी भाषा में 8, बंगला की 44, अंग्रेजी की 89, गुजराती की 39, हिंदी की 138, कन्नड़ की 4, मलयालम की 3, मराठी की 55, उड़िया की 2, पंजाबी की 92, सिंधी की 11, तमिल की 31, तेलुगु की 20 और उर्दू की 68 प्रतिबंधित कृतियां कहां मौजूद हैं? फोर्ट विलियम कॉलेज के संग्रहालय में। अब आप अनुमान लगाइए कि वहां एक जगह पर इतनी सी हैं, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी ऐसी होंगी जो संग्रहित की ही नहीं गई, प्रतिबंध करके उनको जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। उनकी तो गिनती नहीं है हमारे पास। तो जिनकी गिनती है, इस गिनती को अगर हम जोड़ देते हैं तो लगभग 400 के करीब तो ऐसी पुस्तकें, ऐसी रचनाएं हैं जो अभी वहां पर प्रतिबंधित रूप में सुरक्षित रखी गई, और हजारों की तादाद में ऐसी रचनाएं थी जो नष्ट कर दी गई। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं इन रचनाओं का महत्व, इन रचनाओं का योगदान। तो हालांकि हम देख रहे हैं कि अन्य सारी भारतीय भाषाओं में इस तरह की रचनाएं लिखी गई, प्रतिबंधित की गई, लेकिन हिंदी, पंजाबी, उर्दू, मराठी, बंगला भाषाओं और ब्रज, अवधी, बुंदेली, भोजपुरी, राजस्थानी आदि हिंदी की जो बोलियां हैं, उसमें ऐसे जनगीतों की रचना बहुतायत से की गई जिनसे अंग्रेज सरकार थर्रा उठी, घबरा गई और उनके ऊपर उन्हें रोक लगा दी। हम जब हिंदी साहित्य का 1857 के बाद आधुनिक काल का इतिहास पढ़ते हैं, तब हमारे सामने सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख नाम आता है जिनके नाम पर भारतेंदु युग नाम पड़ा। और हम जानते हैं कि भारतेंदु अपने आप में न केवल एक साहित्यकार थे बल्कि एक पूरा संस्था थे। और भारतेंदु मंडल के कवि, आपको याद होगा, भारतेंदु मंडल के रचनाकार कहे जाते हैं। तो भारतेंदु स्वयं में एक आंदोलन थे, और उन्होंने, जैसे कहना चाहिए, पूरे अपने युग के साहित्यकारों को अपनी रचनाओं से, अपने कार्यों से नेतृत्व प्रदान किया, उनके सामने एक अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया। तो भारतेंदु जी की जब बात हम करते हैं तो उनकी मुकरियां आपको याद होंगी, किस तरह से उन्होंने अमीर खुसरो की जो परंपरा चली आ रही थी, उस परंपरा को तत्कालीन संदर्भों में जोड़ते हुए एक से बढ़कर एक मुकरियां लिखी। मैं केवल एक मुकरी आपको सुना करके आगे बढ़ूंगा। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से, हंसी हंसी के तन मन धन सब मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। तो ऐसी पूरी अंग्रेज राज को लेकर के, अंग्रेज पुलिस व्यवस्था को लेकर के, अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के अनेक मुकरियां उन्होंने लिखी। और ये मुकरियां इतनी लोकप्रिय हुई कि लोग इनको सामान्य बातचीत में उद्धृत करते थे, प्रयोग करते थे। इनका 2 पंक्ति में आई और एकदम से निचोड़ दे दिया पूरे समाज का कि कितने अंग्रेज हंस हंस के बातों बातों में हमें मूर्ख बना रहे हैं। हमारा तन यानी शारीरिक शोषण कर रहे हैं, मन यानी मानसिक शोषण कर रहे हैं, धन यानी आर्थिक शोषण कर रहे हैं। तन धन मन, तन मन धन मुंह से, ये सारा हमारा लेते जा रहे हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे और बाहर बातिन में अति तेज। तो बाहर बातें बड़ी मीठी मीठी करते हैं,
हमारे विकास की, हमें सभ्य बनाने की, हमारा उद्धार करने की, आदि आदि, हमारी कुप्रथाओं को दूर करने की, हमारे गलत चीजों को खत्म करने की। लेकिन अंदर अंदर क्या कर रहे हैं? रस चूसते जा रहे हैं। हमारा हमारा शोषण इस तरह से कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा। जैसे जोंक के बारे में आपने सुना होगा, जोंक के बारे में कहा जाता है कि वह खून चूसती रहती है, और जिसका खून चूस रही है उसे पता ही नहीं चलता कि मेरा खून चूस रही है। तो वही स्थिति जोंक की तरह से अंग्रेज हमारे भारतीय जनजीवन में चिपट गए थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे कवियों ने इस तरह की पंक्तियां लिख करके जनता तक पहुंचाई, और जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया। और आपको मालूम है उनके नाटक, एक से एक बढ़कर नाटक, अंधेर नगरी से लेकर भारत दुर्दशा तक। और उन्होंने नाटकों में पूरे समाज का जो चित्र खींचा, उसको केवल किताब में लिख करके नहीं छोड़ दिया। वे स्वयं इन नाटकों, उनकी नाटक मंडली थी, और वे नाके इनका मंचन किया करते थे जगह जगह पर, और इस तरह जन जागरण करते थे। और वे पंक्तियां हम अक्सर उद्धृत करते हैं, रो बहु सब मिलके आ बहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो ये जो भारत दुर्दशा न देखी जाई, ये छोटी सी दो पंक्तियां, पूरा लंबा गीत है ये। और इसमें उन्होंने पूरा उस समय के समाज में अंग्रेजों के शोषण का चित्र खींच के रख दिया है। प्रताप नारायण मिश्र उस भारतेंदु मंडल के उस दौर के बहुत चर्चित कवि हैं, और भारतीयों की अकर्मण्यता पर व्यंग्य करते हुए वे जो बात लिखते हैं, सर्वसु लिए जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चर में तेज। वे हमारा सब कुछ लिए जा रहे हैं, हरण किए जा रहे हैं, हम बातें बना रहे हैं, लेक्चर दिए जा रहे हैं। यानी कि हम वास्तविकता को समझ नहीं पा रहे हैं, हम उनके विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, हम कोई सार्थक आंदोलन नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, केवल बातें बना रहे हैं। उर्दू साहित्य में 18वीं सदी से ही, यानी 1857 से पहले से ही ब्रिटिश राज के विरोध के सुर सुनाई देने शुरू हो गए थे। मुसफी नाम के एक उर्दू शायर हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, हिंदुस्तान की दौलत व हशमत जो कुछ थी, हिंदुस्तान की दौलत व हशमत जो कुछ थी, जालिम फिरंगियों ने बतदबीर खींच ली। बतदबीर, ध्यान दीजिएगा, योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र रच करके अपनी ऐसे तरीकों से हमारे से खींच ली जो हमारी दौलत थी, हमें पता ही नहीं चला। वही बात है। अजीमुल्ला खान 1856 में, क्रांति से पहले, पयामे आजादी नामक अखबार निकाला उन्होंने, और 1857 की क्रांति के मुखपत्र, इस अखबार में ही क्रांतिकारियों का अभियान गीत प्रकाशित हुआ था, जिसे गाते हुए क्रांतिकारी निकलते थे। आया फिरंगी दूर देश से ऐसा मंतर मारा, आया फिरंगी दूर देश से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा। आया फिरंगी दूर देश से, आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी जंजीरें बरसाओ अंगारा, हिंदू मुस्लिम सिख हमारा भाई भाई प्यारा, हिंदू मुस्लिम सिख हमारा भाई भाई प्यारा। ये एक कौमी गीत बन गया था उस समय, जो 1857 की क्रांति में गाते हुए निकलते थे। और इसी क्रांति के समर्थन में अनेक शायरों ने अपनी नज्म लिखी, अपनी गजल लिखी, अपने शायराना बातें कही। इससे अंग्रेज सरकार बहुत खफा हुई। और हम जब बात करते हैं कि आजादी की लड़ाई सारी भारतीय जनता ने मिलकर के लड़ी, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सभी ने मिलकर के इसमें अपना योगदान दिया। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ उर्दू के शायरों का नामोकरण इसलिए कर रहा हूं कि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये जो लड़ाई लड़ी गई, इसमें उर्दू शायरों का भी उतना ही योगदान है जितना हमारे हिंदी कवियों का है। तो ऐसे कुछ नाम हैं जिनको अंग्रेज सरकार ने इसलिए फांसी दे दी कि उन्होंने 1857 की क्रांति के पक्ष में अपनी रचनाएं लिखी, अपनी नज़में लिखी, अपनी शेर व शायरी लिखी। मौलवी इमाम बख्श सहबाई, मिर्जा आगा खां आगा, मिर्जा अहमद बेग अहमद, मिर्जा गुलाम मोहिउद्दीन अश्की, शहजादा जफर यार खां रासिक, नवाब गजनफर हुसैन सईद, मिर्जा कमरुद्दीन शैदा, मोहम्मद इस्माइल जौक, जो उस्ताद जौक के इकलौते पुत्र थे, मुंशी महाराज सिंह अजीज दहलवी। इनको क्रांति के गीत लिखने के लिए फांसी की सजा दी गई,
ये सारे मैं वो बता रहा हूँ, छोटी मोटी सजाएं नहीं दी गई, फांसी की सजा दी गई। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनके गीत कितने लोकप्रिय रहे होंगे जनता के बीच में, और कैसे अंग्रेज सरकार को उनसे घबराहट हुई होगी। अन्य बोलियों में भी जनगीत लिखे गए, और मैंने बताया कि हिंदी की जो ताकत है वो उनकी बोलियों से है। आज भी जब हम हिंदी की बात करते हैं तो उसमें ब्रज की बात करते हैं, अवधी की बात करते हैं, हरियाणवी की बात करते हैं, बुंदेली की बात करते हैं। इनके बिना हिंदी है क्या? कुछ भी नहीं है। और ये जो आंदोलन चल रहा है हिंदी की बोलियों को अलग करके उनको भाषा बना करके अलग काट दिया जाए, ये आंदोलन वास्तव में हिंदी के विरुद्ध षड्यंत्र चल रहा है। ये पूरा एक अलग विषय है, मैं उधर नहीं जाऊंगा अन्यथा विषयांतर हो जाएगा। लेकिन मैं केवल बताना चाह रहा हूं कि इन बोलियों में जो जनगीत लिखे गए वे वास्तविक जनगीत इस अर्थ में हैं कि बोलियों से सीधे बोलचाल के जो जुड़े हुए लोग थे उन तक ये गीत पहुंचे थे। जो परिष्कृत हिंदी में, साहित्यिक हिंदी में, खड़ी बोली में जो गीत लिखे गए वे शिष्ट जनता तक, शहरी समाज तक, उस भाषा को, हिंदी को बोलने वाले जो लोग हैं उन तक पहुंचे, प्रबुद्ध लोगों तक पहुंचे, शिक्षित लोगों तक पहुंचे। लेकिन ये बोलियों के गीत हैं, ये बोलियों के गीत पहुंचे उन लोगों तक जो जन सामान्य हैं, जिनकी भूमिका का उल्लेख हम प्राय साहित्य में नहीं पाते हैं। इतिहास में किसी देश के इतिहास जो लिखा जाता है उसमें और जो साहित्य के माध्यम से जो इतिहास लिखा जाता है उसमें यही सबसे बड़ा अंतर है। इस साहित्य के इतिहास में जनता की चित्तवृत्तियां, जिनकी ओर शुक्ल जी ने संकेत किया था, उनकी अभिव्यक्ति होती है। जनता के बीच रह करके जो लोग कार्य करते हैं जन देश को उन्नत बनाने का, उनका योगदान उसमें उल्लिखित होता है। जबकि जो बाकी राजनीतिक इतिहास है उसमें राजाओं का, नवाबों का, उन सब का वर्णन रहता है। तो जो जनगीत 1857 की क्रांति में लिखे गए उनमें से कुछ का मैं आपको अब थोड़ा सा नमूना देता रहूंगा बीच बीच में। राजस्थानी में बांकी दास ने लिखा, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आ हंस लीधा खेची उरा, घड़िया मरे न दी धरती, घड़िया उभा गई धरा, पुरजोधान उदयपुर जयपुर, थारा खूंटा परियाण, आंखें गई आवसी आंखें, बांके आसल किया बखान। बाबू कुंवर सिंह का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में भी अंग्रेजों के साथ जो युद्ध किया वह आज भी दांतों तले उंगली दबाने के लिए प्रेरित करता है। उस आयु में, 80 वर्ष की आयु में, उनके बहुत किस्से हैं, बहुत है। उनकी एक बाजू कट गई, उनकी आंख में लग गई गोली, तीर लग गया। उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अंतिम बूंद तक अंग्रेजों के साथ युद्ध करते रहे। उनके शौर्य का यशोगान अनेक लोकगीतों में मिलता है। इस भोजपुरी गीत में आप देखेंगे होली के समय उनका स्मरण किया गया है। बाबू कुंवर सिंह तोहरे राज बिनु, अब न रंगई बो केसरिया, इतते उइले घेरी फिरंगी, उतते कुंवर दो भाई, गोला बारूद के चले पिचकारी, बिचवा में होत लड़ाई। गोला बारूद की चले पिचकारी, होली पे याद कर रहे हैं तो पिचकारी की बात है, लेकिन ये पिचकारी रंग की सामान्य पिचकारी नहीं है। गोला बारूद के चले पिचकारी, बिचवा में होत लड़ाई, बाबू कुंवर सिंह तोहरे राज बिनु, अब न रंगई बो केसरिया। अब रंग केसरिया भी हमें मन नहीं मान रहा क्योंकि तुम्हारा राज नहीं है। ऐसे ही 1857 के एक योद्धा थे राणा वेणी माधव। उनकी वीरता का वर्णन इस अवधि लोकगीत में किया गया है। अवध में राजा भयो मर्दाना, अवध में राजा भयो मर्दाना, पहली लड़ाई भई बक्सर मां, सेमरी के मैदाना, हुआ से जाए पुरवामो जीत्यो, तबे लाट घबराना। लाट मतलब अंग्रेज। हुआ से जाए पुरवामा जीत्यो, तबे लाट घबराना, नक्की मिले मान सिंह मिल गए, जाने सुदर्शन काना, क्षत्रिय वंश एक ना मिली, है जाने सकल जहाना। गोंडा के राजा देवी बख्श सिंह, संडीले के गुलाब सिंह, चहलारी नरेश बलभद्र सिंह, अवध की बेगम हजरत महल आदि के बारे में भी अनेक जनगीत अवधि में आज भी लोकप्रिय हैं। इन जनगीतों से जनता की यह समझ व्यक्त हुई है कि केवल वे ही राजा वंदना के योग्य हैं, वंदे हैं, जिन्होंने अंग्रेजों की चालों को समझा और क्रांतिकारी सिपाहियों का साथ दिया।
एक लोकगीत में अंग्रेजों की पत्नियां घबरा करके अपने पति से क्या कह रही हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब अनेक स्थानों पर हमारे भारतीय सैनिकों ने अलग अलग स्थानों पर दिया। तो कैसे अंग्रेज पत्नियां घबरा गई हैं, क्या कह रही हैं? डियर अब चलो पलट घर चले, डियर अब चलो पलट घर चले, सजन अब चलो पलट घर चले, कि राजा बड़ा है लड़ैया ना, डियर अब चलो पलट घर चले। तो ये लोकगीतों में चीज आ रही है, यानी कि हमारे लोकगीत लिखने वाले जो लेखक कवि हैं, वे जनता के बीच संदेश दे रहे हैं कि हमारे राजा की जो शक्ति है, उसका जो शौर्य है, उससे घबराकर अंग्रेज मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। तो जब भी हम शत्रु की हार का वर्णन करते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने साथियों का हौसला बढ़ाते हैं। अभी रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन अक्सर ऐसी बातें बताता था कि हमने रूस के ये विमान मार गिराए, हमने रूस का ये नुकसान कर दिया, तबाह कर दिया। क्यों? जिससे कि यूक्रेन के जो सैनिक हैं, यूक्रेन के जो आम नागरिक हैं, उनका हौसला बढ़े। तो इस तरह से शत्रु की स्थिति को खराब बताकर, शत्रु की स्थिति को हास्यास्पद बताकर, उसको घबराया हुआ दिखाकर, डरा हुआ दिखाकर भी हम अपने साथियों का, सैनिकों का हौसला बढ़ा सकते हैं। तो इस गीत के माध्यम से यही है कि अंग्रेज पत्नी कह रहे, डियर अब चलो पलट घर चलें, अपने देश वापस चलते हैं भैया, यहाँ राजा बहुत ही बड़ा लड़ैया है और वो हमें जीतने नहीं देगा, हमें टिकने नहीं देगा। बुंदेलखंड के लोक गीतकारों ने, आपको मालूम है, रानी लक्ष्मीबाई और 1857 की अन्य क्रांतिकारी वीरांगनाओं की बहादुरी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई के त्याग बलिदान को अमर कर दिया। उनकी वह अद्भुत रचना है और हम सब ने पढ़ी भी है, पढ़ाई भी है। और भी कई क्रांतिकारी वीरांगनाएं थी, उनकी बहादुरी, उनकी देशभक्ति, उनके त्याग बलिदान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अन्य लोगों को मुक्ति संघर्ष में भाग लेने की प्रेरणा इस रचना के माध्यम से हमेशा से मिलती आई है। और आज भी हम विद्यालयों में और सभी स्तरों पर पढ़ाते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इसको, पंक्ति को और तरह से भी लिखा एक कवि ने, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, नहीं रानी, बुंजन बुरजन बुंजन बुरजन बुरजन तोप लगाई, गोली चलाए आसमानी, छोड़ मोर्चा लश्कर को दौरी, ढूंढे मिले ही नहीं पानी, अरे झांसी वाली रानी खूब लड़ी मर्दानी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता के समानांतर ये अवधि में लिखी गई, बोली में लिखी गई एक दूसरी कविता है, और वही भाव है यहाँ भी। खूब लड़ी मर्दानी, वो बात ज्यों की त्यों है, वो तो झांसी वाली रानी। और उसने बुर्जों बुर्जन, जो बुर्ज होते हैं किले में, वहां पर उन्होंने तोपें लगा दी और आसमानी गोलाबारी उसने कर दी, और उससे सारी जो अंग्रेज सेना थी मोर्चा छोड़ करके भाग निकली। उनको ढूंढने पर पानी तक नहीं मिल रहा था, अर्थात उनकी दुर्गति कर दी झांसी की रानी ने। एक बुंदेली लोकगीत में महिला वीरांगनाओं की प्रशस्ति इस प्रकार से की गई है, बांधा लुटो रात के गुइया, सोत रही चिड़ैया, शीला देवी लड़ी दौड़ के संग में सहस मिहरिया। ध्यान दीजिएगा, शीला देवी लड़ी दौड़ के संग में सहस, सहस मतलब सहस्र, संस्कृत शब्द ध्यान दीजिए, सहस्र मतलब हजार, मिहरिया मतलब औरतें, अकेली नहीं, हजारों औरतें उनके साथ जाकर के लड़ी। नंदी रानी उधम करती, जिरानी में दम भरती, संग में जवान 700 लेके फौज फिरंगनी लड़ती। अपने साथ 700 सैनिकों को लेकर फिरंगी फौज के साथ वे लड़ाई कर रही हैं। कौन कर रही हैं? नंदी रानी। ब्रज के जनगीतों में आपको महुओ, बीठना, कोल, इन गांवों में जो 1857 क्रांति होने की बात फैलाई गई थी, वो इन जनगीतों के माध्यम से वहां तक पहुंचाई गई थी। दूर दराज के इलाकों तक कैसे खबरें पहुंचती थी उस समय? आज की तरह तो ना तो टेलीविजन था, ना मोबाइल फोन थे, ना कोई अखबार इस तरह से उपलब्ध थे कि रोज की खबरें रोज छप जाए, कितने कहाँ कहाँ सैनिक कहाँ कहाँ पहुंचे, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। तो ये खबरें पहुंचती थी इस तरह के जनगीतों के माध्यम से।
एक से दूसरे तक गा गा करके बातें पहुंचाई जाती थी। महुओ मारी बीठ ना मार्यो, कोली के लगी गए तारे, स्यानास गए उबारे। एक अज्ञात वीर है अमानी, उनका गौरवगान ब्रज लोकगीत में कैसे किया गया, ध्यान दीजिएगा। अमानी माने तो माने, थोड़ी ना माने, कै अंग्रेज चढ़े घोड़िन पे, किले पैदन आने, किते पकड़ी कुअन में डारे, किते उल्टे भाजे, करो अमानी ने जब पीछो, बीन बीन के मारे। अमानी माने तो थोड़ी ना माने। तो अंग्रेज घोड़े पे चढ़ करके आए, पैदल भी आए, लेकिन इस अमानी नाम के कुंवर जी ने उनको पकड़ पकड़ करके कुओं में फेंक दिया, और डर करके वे उल्टे भाग लिए सारे। और जब उनका पीछा किया अमानी ने, तो बीन बीन के, चुन चुन के उनको मारा। तो ये जो उनका शौर्य गान है, ये इन रचनाओं में, जनगीतों में कैसे आ रहा है, आप ध्यान दीजिए। और जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ था, और ये थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए ना, किनारे पे डूबने वाली स्थिति हो गई थी, वरना उस समय भारत को अंग्रेजों से आजाद करवा लिया गया होता। पर चूंकि उस समय कुछ कारणों से एकजुटता नहीं बन पाई, आप सब जानते हैं 1857 क्रांति की असफलता के कारण क्यों असफल हुई। और उनमें से एक कारण ये भी था कि अंग्रेजों की जो व्यवस्था थी, जो संदेश आदि देने की, वो थोड़ी बेहतर थी। और दूसरी बात ये थी कि उस समय एक भाषा राष्ट्रभाषा नहीं थी, ये भी एक कारणों में से एक कारण है। तो इस तरह से अब अंग्रेज सरकार को कितना नुकसान हुआ इस युद्ध में, इसका भी उल्लेख हमारे जनगीतों में मिलता है। फिरंगी लुट गयो रे हाथुस के बाजार में, फिरंगी लुट गयो रे हाथुस के, हाथरस के बाजार में, गोरा लुट गयो रे हाथुस के बाजार में, टोप लुट गयो, घोड़ा लुट गयो, तमंचा लुट गयो, जाको चलते बाजार में, फिरंगी लुट गयो रे हाथुस के बाजार में। तो ध्यान दीजिए किस तरह से हमारे जनता में जोश भरा कि देखो हमने कितना बड़ी सफलता पाई है, कि जो फिरंगी हम समझते थे कि हम उनको हरा नहीं सकते, अजय हैं या बहुत बहादुर हैं, वे लुट गए, बर्बाद हो गए। हमने उनके तमंचे लूट लिए, हमने उनकी तोपें लूट ली, हमने उनके घोड़े लूट लिए, हमने उनके गोरों के लूट लिया। तो ये एकदम उल्टी बात थी। अभी तक ये लग रहा था कि शायद गोरों ने हमें लूट लिया ना। 1857 की क्रांति में जब हमें मौका मिला, हमारे बहादुरों को मौका मिला, तो हमने भी गोरों को नाको चने चबवा दिए। वो तो कुछ कारण थे कि हम सफल नहीं हो पाए, वरना भारत 1857 में ही स्वतंत्र हो गया होता। तो 1885 में कांग्रेस का जन्म हुआ, हम सब जानते हैं, और ये उस युग की बड़ी महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। और उस समय हम देखते हैं कि उसके बाद से कई संस्थाएं विधिवत रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होती चली गई, और उन्होंने अपने अपने तरीके से योगदान दिया, चाहे वह आर्य समाज हो, चाहे रामकृष्ण मिशन हो, या मुस्लिम लीग की स्थापना भी एक षड्यंत्र के तहत हुई, हम जानते हैं। फिर बंग भंग हुआ, कांग्रेस का विभाजन हुआ। ये सारी जो स्थितियां थी, ये सारी जो घटनाएं थी, ये आम जनता तक कैसे पहुंचती थी? जनगीतों के माध्यम से। मैंने बताया ना, कोई और साधन नहीं थे उस समय, अखबार भी इतने नहीं थे और इतनी पहुंच नहीं थी उनकी कि हर आदमी तक पहुंच पाए। लेकिन जनगीत तो घर घर में पहुंच जाते थे, और चूंकि गेय होते थे, गाए जा सकते थे, इसलिए सहज ही कंठस्थ हो जाते थे। बाकी चीजों को कंठस्थ करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन जो रचना गेय होती है, जिसको गाया जा सकता है, पद्य छंदबद्ध होती है, हम सब जानते हैं कि वह सीधे सीधे लोगों के उसमें स्मृति में बस जाती है। तो इसी के अंतर्गत जो उस समय के अनेक व्यक्तित्व थे, जिनमें हम जानते हैं कि महात्मा गांधी का बड़ा नाम, और गांधी युग भी 1920 से 1948 के समय को गांधी युग भी कहा जाता है। तो गांधी जी के व्यक्तित्व पर, उनके कार्यों पर आधारित अनेक गीत उस समय प्रचलित हुए। चरखा, खादी, गांधी, नेहरू, इनको लेकर के जनगीत अनेक प्रचलित हुए, उस समय गाए गए। और जो गांधी जी ने जो आंदोलन में जो बातें कही,
चरखा की बात कही, असहयोग की बात कही, सत्याग्रह की बात की, किसानों मजदूरों को उनकी पीड़ा व्यक्त करते हुए जो आंदोलन किए गए उनके द्वारा, है ना। और फिर अछूत का उद्धार की बात कही, अस्पृश्यता जिसे हम कहते हैं, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात कही गई, मद्य निषेध, शराबबंदी की बात उन्होंने की, अपनी भाषा से प्रेम, ये जो सारी गांधीवादी प्रवृत्तियां कहलाई बाद में। और हम सारे द्विवेदी युग पर प्राय अध्ययन करते हैं कि गांधीवादी प्रवृत्तियों का या गांधीवाद का या गांधीवादी चिंतन का क्या प्रभाव पड़ा। हम जानते हैं कि उस दौर में सबसे ज्यादा प्रभावित गांधी जी ने किया पूरे द्विवेदी युग के रचनाकारों को, और साकेत में और सब जगहों पे हम इसको समय समय पर उल्लेख करते हैं। तो गांधी जी को और उनके आंदोलन को, उनके कार्यों को छोटे छोटे गांव में, बस्तियों में, कस्बों में महिलाएं जो हैं अपने अपने तरीके से विवाह गीतों तक में उन्होंने शामिल कर दिया उनको। बारातियों को खाना खिलाते हुए चरखा चालू रहे वे लोकगीत गाती थी। तो आप देखिए कि विवाह का अवसर है, विवाह के अवसर में चरखे का क्या लेना देना, लेकिन ये चरखा जो है उस समय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बन गया था। तो चरखा चालू आहे का मतलब है क्रांति चलती रहे, हमारा आंदोलन चलता रहे, चल रहा है, चलता रहेगा। ये भाव बारात को खाना खिलाते समय भी महिलाएं लोकगीत के रूप में गाया करती थी। और किस तरह से उन्होंने गांधी जी को दूल्हा, जवाहरलाल को सहबाला, ब्रिटिश सरकार को दुल्हन बना करके एक लोकगीत बनाया और दहेज में स्वराज्य मांग लिया उनसे। तो ध्यान दीजिए, गांधी बाबा दूल्हा बने हैं, दुल्हन बनी सरकार, चरखवा चालू रहे, वीर जवाहर बने सहबाला, इरविन बने नेवतार, चरखवा चालू रहे, देजे में मांगे स्वराज, देजे दहेज, देजे में मांगे स्वराज, चरखवा चालू रहे, लॉर्ड विलिंगडन दौरत आए, जीजा गौने में दियो स्वराज, चरखवा चालू रहे। तो कैसे लोकगीत में, विवाह के गीत में स्वराज की बात आ गई, किस प्रकार से प्रतीक रूप में इनको महत्व दिया गया। ऐसी एक हरियाणवी जनगीत है, उसमें गरीब जनता गांधी जी से दिया दिखाकर उजाला करने का अनुरोध करती है ताकि चोरों की तरह भारत में घुस आए टोपधारी अंग्रेजों को पहचाना जा सके। क्योंकि उस समय आप जानते हैं कि एक जो स्थिति थी, सब तरफ से अंग्रेजों का शासन था, उनके अत्याचार चल रहे थे, अराजकता का वातावरण था। तो एक अंधकार के साथ उसकी तुलना की। उस अंधकार में प्रकाश लेकर के कौन आए? गांधी जी। उस प्रकाश में क्या करेंगे हम? अंग्रेजों की असलियत को, अंग्रेजों को, गद्दारों को, देशद्रोहियों को पहचानेंगे। तेरे घर में घुस आए चोर, गांधी दीवला दिखाइए रे, तेरे घर आए, तेरे घर में घुस आए चोर, गांधी दीवला दिखाइए रे, तेरे तो भाई गांधी टोपी आड़े, वे टोपाड़े कौन? गांधी दीवला दिखाइए रे, तेरे तो भाई गांधी लाठी आड़े, ये बंदूक आड़े कौन? गांधी दीवला दिखाइए रे। तो अंतर पहचानना चाह रहे हैं हम कि कौन देशभक्त हैं और कौन देशद्रोही हैं। तो आप प्रकाश लेके आओ गांधी, ताकि हम उनको पहचान कर, उन गद्दारों को, उन देशद्रोहियों को हम दूर कर सकें, देश को स्वतंत्र करा सकें। एक और भोजपुरी गीत है, उसमें गांधी जी के युग का वर्णन किस तरह से किया गया है, इसका संकेत देखिए। गांधी के आइल जमाना, देवर जेल खाना अब गहले, जब पे तपै सरकार बहादुर, भारत मरे बिनु दाना, देवर जेल खाना। गांधी के आइल जमाना, देवर जेल खाना। यानी कि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन किया, जिसमें अनेक भारतीयों ने अहिंसक विरोध किया, जेलें भर दी, लाठी डंडे खाए, गोलियां खाई, और उन्होंने एक नए प्रकार का आंदोलन, एक नए प्रकार का सत्याग्रह, एक नए प्रकार की लड़ाई शुरू की। तो भोजपुरी गीत में भी उसका वर्णन मिलता है। एक बुंदेली जनगीत है जिसके रचयिता है मूल चंद्र चंद्र। तो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से जो लोग नहीं जुड़ रहे थे, जो उदासीन थे, जो कहते थे हमें क्या मतलब, हमें क्या लेना, उनको उलाहना देते हुए, उनको प्रेरित करते हुए ये गीत लिखा है उन्होंने। भारत को गादर कराए दिया भाई, तुम्हें शर्म ना आई, भारत को गादर करा दिया भाई,
तुम्हें शर्म ना आई। गांधी तिलक जवाहरलाल कीना, तन धन पे न ख्याल, जिनका जग जानत है हाल, रह गए जेलों में कई साल। माता की लाज राख कीनी भलाई, तुम्हें शर्म ना आई। भारत को गादर कराए दिया भाई, तुम्हें शर्म ना आई। तो ऐसे लोगों को उलाहना दे रहे हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती। एक और ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जीवन के कई वर्ष जेलों में बिता दिए, जिन्होंने अपना सब कुछ तन मन धन का ख्याल नहीं किया। और एक तुम हो, अपने सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपने साधनों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए तुम इस आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे। तुम्हें शर्म नहीं आती। सीधे सीधे उनको झिझोड़ने वाले ये लोकगीत हैं जो किसी साहित्य में कभी भी पढ़ाए नहीं जाते। हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में इनको कभी शामिल उस रूप में नहीं किया गया, ना ही इन्हें कभी पाठ्यक्रम में रखा गया है, और ना ही इन पे अधिक शोध हुई है। राजस्थानी जनकवि बारहट केसर सिंह, उन्होंने अंग्रेज प्रस्थ राजाओं को धिक्कारते हुए लिखा, पराधीन भारत हुयो प्यालारी मनुहार, मातृभूमि परतंत्र हो बार बार धिक्कार, दुश्मन देसा लूट कर ले जाए वे परदेश, राजन चढ़ लिया पहरल ल्यो धरो जनानो भेष, कठे गई वा वीरता कठे रजपुती शान, टुकनारा मोहताज हो खो बैठा अभिमान। तो उन राजाओं को धिक्कारा है जो अंग्रेजों का विरोध नहीं कर रहे हैं, अंग्रेजों की चालों को नहीं समझ रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि दुश्मन हमें, हमारे धन को, हमारी संपत्ति को लूट करके परदेश ले जा रहा है, और तुमने क्या कर रखा है, धरो जनाना वेश। तुम औरतों की तरह जनाना वेश धारण करके अपने अपने महल में छुप करके बैठ गए हो, और मातृभूमि पराधीन हो गई। तुम्हें बार बार धिक्कार है, और तुम अपना अभिमान खो चुके हो, टुकड़ों के लिए मोहताज हो गए हो, अर्थात तुम्हारा मान सम्मान धन संपत्ति भी जा चुकी है। तब भी तुम्हें अकल नहीं आ रही, तब भी तुम उनके विरोध में इकट्ठे होकर लड़ नहीं रहे हो। तो हिंदी की इन बोलियों के साथ साथ अन्य भाषाओं में भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत जनगीत लिखे गए। इसलिए मैं कहता हूं कि ये पूरे भारत की लड़ाई थी। ये लड़ाई केवल किसी एक जाति की, किसी एक धर्म की, किसी एक प्रदेश की, किसी एक भाषा की, किसी एक बोली की लड़ाई नहीं थी। पूरा देश इसमें शामिल हुआ था। अन्य भाषाओं में भी अनेक जनगीत लिखे गए। 19वीं सदी के मध्यकाल में, यानी कि 1850 के आसपास के दौर में, बंगाल के महान कवियों रंगालाल मधुसूदन, हेमचंद्र और नवीन चंद्र, महान उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने भी अपनी रचनाओं में देशभक्ति का शंखनाद किया, और उनके गीत हम जानते ही हैं। बंकिम चंद्र का जो उपन्यास है आनंद मठ, जो 1882 में रचा गया, और जिसके गीत को आज हम राष्ट्रगीत कहते हैं। राष्ट्रगान अलग है, राष्ट्रगीत अलग है, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम किस तरह से क्रांतिकारियों का कंठहार बन गया, किस प्रकार से उनका प्रेरणा स्रोत बन गया, ये हमसे छिपा हुआ नहीं है, और इसीलिए इसको हमने राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया। जहां कहीं भी वंदे मातरम का स्वर गूंजता था तो अंग्रेज हुकूमत कांप उठती थी। तो ये गीत क्रांति का स्वर था, स्वतंत्रता संग्राम का अचूक मंत्र था, आजादी के दीवानों का दृढ़ संकल्प था। किस रूप में उन्होंने इस बात को कहा, छीन सकती है नहीं सरकार वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम। तो वंदे मातरम एक गीत नहीं रह गया था, एक शब्द नहीं रह गया था, शब्द युग्म नहीं रह गया था, बल्कि ये प्रतीक हो गया था हमारे स्वाभिमान का, प्रतीक हो गया था हमारे संकल्प का। अब हमसे सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन हमारी संकल्प शक्ति नहीं छीन सकते, हमारे धीरज को, हमारे हौसले को, हमारी वीरता को नहीं छीन सकते। इन सब का प्रतीक बन गया था वंदे मातरम। इस गीत को अलग अलग कवियों ने अपनी अपनी भाषा में गाया। रामचरित उपाध्याय ने लिखा, बोलो अभय हो आरे वीरो, आज वंदे मातरम, जप तप यही है धर्म धीरो, आज वंदे मातरम। और तो और तमिल के कवि सुब्रमण्यम भारती, उन्होंने वंदे मातरम शीर्षक से गीत लिखा, और इसका उस समय उच्चारण करना, गाना राजद्रोह माना गया। आप अनुमान लगाइए वंदे मातरम शब्द का क्या
प्रभाव था उस समय। वंदे मातरम उन मेंगल मालिंताए बण गुंद मेन बोम, वंदे मातरम उन गंगल मालिंताए बण गुदमेन बोम। मुझे आता नहीं है तमिल में, जिनको आता है इसको ठीक से पढ़ पाएंगे, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि वंदे मातरम बंगला में, संस्कृत में, हिंदी में, हमारी बोलियों में और तो और तमिल जैसी भाषाओं में भी क्रांति का गीत बन गया और इसको गाना राजद्रोह माना जाता था। यानी वंदे मातरम कहें, महान भारत माता को सिर झुकाएं, कहें वंदे मातरम। रविंद्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध गीत भारत तीर्थ भारत की विशेषताएं बता रहा है। हे मोर चित्त पुण्य तीर्थ जागो रे धीरे, यही भारतेर महामानवेर सागर तीरे, हे थाए दाड़ाए दुबाहु बाड़ाए नमी निर्देव तारे, उदार छंदे परमानंदे बंधन करी तारे। ऐसी क्रांतिकारी झवेरचंद मेघानी ने अदालत में अपना गीत गाकर सुनाया, तो मेघानी की बुलंद आवाज और कविता के भाव ने जज, जो कि भारतीय था, उस पर ऐसा प्रभाव डाला कि उसने अदालत में बैठे बैठे अपना इस्तीफा लिख दिया। अब देखिए कविता का, गीत का प्रभाव। जो जज कितनी मुश्किल से अंग्रेजों के जमाने में जज बना हुआ भारतीय व्यक्ति, और एक गीत का प्रभाव इतना हुआ कि उसने उस महत्वपूर्ण पद से त्याग पत्र दे दिया, अंग्रेजों की नौकरी छोड़ दी। छेली प्रार्थना अर्थात आखिरी प्रार्थना शीर्षक उस गीत की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं, जिस गीत को सुनकर के जज ने त्याग पत्र दे दिया। प्रभु जी हमारा यज्ञ छेली बली आमीन के जे, गुमावली हमें स्वाधीनता तू फेर दे जे, बधारे मूल ले आ होए तोए मागी ले जे, हमारा आखिरी संग्राम गा साथे जरे जे। अर्थात हे प्रभु, हमारे यज्ञ का ये आखिरी नैवेद्य है, इसलिए जब आप तथास्तु कह देना, हमारी खोई हुई स्वाधीनता हमें वापस दे देना, इसके लिए यदि और अधिक कीमत लेनी हो तो मांग लेना, किंतु हमारे संग्राम में हमारे साथ अवश्य रहना, हमारा साथ देना। ये प्रभु से प्रार्थना, आखिरी प्रार्थना के रूप में, जो एक क्रांतिकारी कैदी ने अपना मुकदमा लड़ते हुए जज साहब को अदालत में सुनाई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी भाषाओं में ये कार्य हुआ। पंजाबी साहित्य में भी बहुत से ऐसे जनगीत रचे गए जिनमें क्रांतिकारी चेतना की जोरदार अभिव्यक्ति हुई। लाला बांके दयाल का 1907 में लिखा गीत पगड़ी संभाल जट्टा बहुत ही प्रसिद्ध रहा है ये गीत, और किसान आंदोलन का मुख्य गीत बन गया था। और इस गीत की कुछ पंक्तियां हैं। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ओए, हिंद सी मंदिर साडा इस दे पुजारी ओए, मरने ता जीना पैड़ा होके बेहाल ओए, मरने दी कर ले हुण तू छेती तैयारी होए, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ओए। यानी पगड़ी प्रतीक है, पगड़ी संभाल का मतलब केवल सिर पे बांधा हुआ कपड़ा नहीं है। पगड़ी जो है शान और शौकत का प्रतीक थी, पगड़ी मान सम्मान का प्रतीक थी। आप जानते हैं पगड़ी उसके पैरों में रख दी, कदमों में रख दी, यानी कि उसके सामने अपनी इज्जत तक सामने रख दी कि भाई मुझे इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं तुम्हें अर्पित कर सकता। तो पगड़ी संभाल जट्टा का अर्थ है ये जाट जो है, जो भी बहादुर, आप जानते हैं जाट एक कौम के रूप में रही है, तो पंजाब में जट्टा जो है सभी पंजाबियों के लिए चलता आया शब्द है। तो उनको कहा है कि तुम अपने मान सम्मान का ध्यान करो, पगड़ी को संभालो, और जो हमारा मंदिर जो है, जो हमारा हिंद देश है मंदिर के समान था और हम इसके पुजारी हैं, ऐसे मरने ऐसे जीने से तो मरना अच्छा है, मरने तो जीना, इस तरह बंदी होकर, इस तरह गुलाम होकर, पराधीन होकर जीने से तो देश के लिए मर जाना बेहतर है। एक और गीत है, उसकी पंक्तियां हैं। सानू रस सुतंत्र बंदी साथों दूर रहे, परतंत्र ना कदे कराई खुलदा सदा शाउर रहे। कभी भी हमें परतंत्र नहीं करना, हमें स्वतंत्रता अच्छी लगती है, वही हमें रस देती है, और बंदी गुलामी हमसे दूर रहे, ये कामना है। शहीद भगत सिंह का नाम सबने सुना है।
वो पंजाबी जनगीतों के हीरो रहे हैं हमेशा से। एक कवि लिखते हैं, भगत भगत सी देश दा भगत प्यारा, भगत भगत सी देश दा भगत प्यारा। और गदर की गूंज घर घर में गाया जाने वाला पंजाबी का लोकप्रिय गीत रहा है, गदर की गूंज। सारा जगत भगवान दा जागदा है, तुसी कूक सुते हिंदुस्तान वालों, मिठा बोल फरंग ते गर्क किते, किवें मस्त बैठे हो गुमान वालों। कह रहा है कि सारा जगत भगवान के द्वारा बनाया हुआ सारा विश्व जाग रहा है और हिंदुस्तान के लोगों तुम सो रहे हो। और कैसी, सामान्य नहीं सो रहे, कूक सुते, कूक मतलब गहरी नींद में सो रहे हो। तुम पे कोई असर ही नहीं हो रहा, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, हमारे साथी लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तुम सो रहे हो मजे से। तो ये गहरी नींद में सोने वालों को जगाने का ये गीत है, ये जो गदर की गूंज नाम से उन दिनों बहुत लोकप्रिय था। करके जंग परंग ने तंग करिए छेती, करो चलाक कहान वालों, आओ वीरो आजादी दी हवा लइए, मुद्दत तीक गुलाम कहान वालों। आओ मिलकर के इन फिरंगियों को, इन अंग्रेजों को हम मिलकर तंग करते हैं, परेशान करते हैं, इनका जीना दूभर कर देते हैं, इन्हें यहां से भागने के लिए मजबूर कर देते हैं। जल्दी करो, छेती करो। कौन? चालाक कहान वालों। तुम अपने आप को कहते तो हो कि हम बड़े चालाक हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, तो तुम देर मत लगाओ, तुरंत एक काम को कर लो और आजादी के लिए हम पूरी जान लगा दें। और जो हम भारतीय लोग, हमें गुलाम कहा जाता है, हम इससे आजादी के लिए प्रयास करें। पंजाबी में इस तरह का गीत मिलता है। और भारत की अन्य बोलियों भाषाओं में लिखे गीतों के अलावा बहुत से ऐसे भी गीत हैं जो कि कुछ हमारे साहित्यकारों के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन जनगीत की श्रेणी में चले गए हैं। साहित्यकारों के द्वारा अनेक गीत ऐसे हैं जो साहित्यिक पुस्तकों में रह गए, अखबारों में रह गए, पत्रिकाओं में रह गए, लेकिन कई ऐसे गीत हैं जो कि जनगीत बन गए, जिनमें से हम सब जानते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी का जनगीत, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पूरा गीत है ये। मोहम्मद इकबाल का, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। श्यामलाल गुप्त पार्षद का लिखा हुआ, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये जो गीत है, झंडा गीत नाम से, सारे कांग्रेस के सम्मेलनों में गाया जाता था। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे इस गीत को गाते हुए झंडे को लेकर के कुर्बान हो जाते थे, बलिदान हो जाते थे, झंडा नहीं गिरने देते। हितैषी जी का लिखा हुआ है, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन का आपने सुना होगा, कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है, भारत वर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। सुभद्रा कुमारी चौहान का तो आपको हमने उल्लेख किया ही था, बुंदेली हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार के गीत जो हैं इतनी बड़ी संख्या में लिखे गए कि आज हम सुनकर के आश्चर्यचकित होते हैं कि कितना बड़ा योगदान है। और इसी संदर्भ में मैं कुछ और ऐसे पुस्तकों का उल्लेख करना चाहूंगा जो ऐसे जनगीतों की जब्तशुदा पुस्तकें हैं जिनको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया, अर्थात उनके प्रकाशन, उनके पढ़ने, उनके वितरण पर रोक लगा दी, और जो कोई ऐसा करता था उसको बहुत कड़ी सजाएं, फांसी तक की सजाएं दी गई थी। स्वराज का वंशी 1922 में ये किताब आई थी। अहिंसा का झंडा 1930 में, देश का राग 1922 में, आजाद भारत के गाने 1930 में, शहीदों की यादगार 1931 में, गांधी गीत संसार 1930 में, गांधी जी का चरखा 1931 में, देशभक्त की पुकार 1931 में, खूनी गजलें 1923 में, राष्ट्रीय पद्य मंजरी 1922 में, तरानाए आजाद 1923 में, राष्ट्रीय तरंग 1930 में, आजादी का झंडा 1930 में,
अहिंसा की बिजली 1932 में, आजादी के नुस्खे 1930 में, आजादी का चमत्कार 1931 में, आजादी की तरंग 1931 में, आजादी की उमंग 1931 में, भगवान गांधी अथवा स्वतंत्र भारत का बिगुल 2 शीर्षकों से थी 1930 में, बेकसों के आंसू 1930 में, भारत का राष्ट्रीय आल्हा यानी भारत की वर्तमान दशा का फोटो इस शीर्षक से किताब थी 1930 में, भारत का महाभारत 1931 में, गांधी गीतांजलि 1930 में, चमकता स्वराज 1930 में। इस तरह की अनेक पुस्तकें जो अंग्रेजों ने जब्त कर ली इस डर से कि इन पुस्तकों को पढ़ने से भारतीय लोग अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे आंदोलन करने। तो ये 1930 के आसपास का दौर है। ये केवल 10 वर्षों की पुस्तकें हैं जो रामजन्म शर्मा जी ने जो एनसीईआरटी से जुड़े रहे, उन्होंने अपने एक निबंध में कहीं पे इसका उल्लेख किया था। तो उन्होंने केवल 10 वर्ष की पुस्तकों को लिया। इससे पहले भी बहुत सी पुस्तकें प्रतिबंधित हुई, इसके बाद भी बहुत सी पुस्तकें प्रतिबंधित हुई। और ये सारी पुस्तकें नहीं, केवल कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो कविताओं की, गीतों की पुस्तकें हैं, जो जनगीत थे, जिनके साहित्यकारों के, रचनाकारों के नाम हम नहीं जानते। तो ऐसे जनगीतों पर अंग्रेजों ने इस तरह प्रतिबंध लगा करके इनको कुचला, इनको दबाया कि ये कहीं जनता तक पहुंच ना जाए। तो मेरे विचार में कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ आज इसके माध्यम से रखना चाह रहा था। और इसमें जैसा मैंने बताया कि शोध के लिए बहुत संभावनाएं हैं और ये कार्य अवश्य होना चाहिए। आजादी के इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये एक अलग तरह का विषय हमारे युवा साथी ले सकते हैं और इस पर वे कार्य करके एक बड़ी, जिसे कहते हैं, खिड़की खोल सकते हैं आजादी की लड़ाई में हिंदी और भारतीय भाषाओं और हिंदी की बोलियों का जो योगदान है, जो अभी तक उपेक्षित रहा है, उसको वे सामने ला सकते हैं। और यही मेरे विचार में असली शोध कार्य यही है, जहां हम छिपी हुई चीजों को, नष्ट होती जा रही चीजों को ढूंढ करके, एकत्रित करके उन्हें हम प्रस्तुत करें आज के हमारे समाज के सामने साहित्यकारों से। तो इसी के साथ मैं आपसे इस आज के इस वक्तव्य को आपने सबने ध्यान से सुना और मुझे आशा है कि जरूर आपको इसमें कुछ ना कुछ मिला होगा। अनीता जी, उपाध्याय जी मुझे दिखाई दे रही हैं, सभी साथी दिखाई दे रहे हैं, नृत्य गोपाल जी हैं और सभी हैं, कुलभूषण जी हैं। तो मैं सभी का अपने ओर से मैं भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस संस्था के साथ प्रारंभ से मेरा जुड़ाव जो है वो इस रूप में आप सार्थक होता देख रहे हैं कि हम सब किसी ना किसी तरह से इस कार्य में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो मैं आदरणीय बड़े भाई पूर्णचंद टंडन जी को भी मैं इस कार्य के लिए साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह का आयोजन शुरू किया, इसको गति दिए रखी है और ये लगातार चल रहा है 6 महीने। और इसमें हमने कितनी गोष्ठियां कर ली, मेरे ख्याल 15-20 गोष्ठियां हो गई हैं हमारी, इस तरह की चर्चाएं हो गई हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि नवोन्नयन संस्था की कही जाती है। बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी सर, धन्यवाद रफी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हमें तो पता ही नहीं चला, हमें लग रहा था कि अभी 10 या 15 मिनट हुए हैं। जितनी सहजता और सरलता से आपने अपनी बात रखी, 60 मिनट कब हो गए, पूरा पूरा 1 घंटा पता नहीं चला। और हम चाह रहे थे कि आप बोलते जाएं, हम सुनते जाएं। बड़ी सुंदर प्रस्तुति आपकी रही सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरीके से बताया कि जनता के द्वारा जनता के लिए रचे गए ये गीत हैं, और सिर्फ हिंदी के कवि ही नहीं बल्कि अन्य भाषाओं के, बोलियों के जो लोक कवि हैं, उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से अंग्रेजों के जो अत्याचार रहे हैं, जो उनके षड्यंत्र रहे हैं, उनको जनमानस के समक्ष रखा। और सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि उर्दू के शायर हैं और जो भारत की विभिन्न भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनमें उन्होंने अपनी बात रखी और आंदोलन में घी का काम किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आज के इस कार्यक्रम में जो आप सभी साहित्य प्रेमी, शिक्षक, विद्यार्थी अंत तक जुड़े रहे और बड़ी तन्मयता से आपने यह सुंदर व्याख्यान सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जो संयोजन मंडल है और जो प्रचार प्रसार मंडल है, उनका विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने जो है, जिनके सहयोग से
यह कार्यक्रम सफल हो पा रहा है, सफल हुआ है, क्योंकि नाम तो बहुत सारे हैं हमारे सामने। यदि मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूंगा तो लगभग 5 मिनट तो वैसे ही निकल जाएंगे। राजरानी मैडम मुझे स्क्रीन पर दिख रही हैं, कुलभूषण सर हैं, नृत्य गोपाल सर हैं, और भी जो है सभी अपने प्रिय हैं। तो सबका मैं यहाँ पर नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन फिर भी आप सभी का सहयोग बना हुआ है। आगे भी ऐसे ही इसी तरह यह कार्यक्रम चलता रहेगा, चलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कुंतला काल्ला जी, संतोष खन्ना जी, जी जी जी। रश्मि बहल जी, बहुत से हमारे वरिष्ठ साथी भी इसमें जुड़े हुए हैं, और सबको देखकर बहुत अच्छा लगता है कि वे सब इसमें इतनी रुचि रख रहे हैं, इसमें जुड़ रहे हैं। तो ये हम सबके लिए बहुत उत्साहवर्धक स्थिति है। नहीं रवि जी, लयात्मक जो अभिव्यक्ति है बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल लय के रूप में जो आज हमने गीतों को सुना, तो उससे एक अलग आनंद जो है वो आनंद आ गया, आनंद आ गया। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सुंदर, राजधानी जी, बहुत ही सुंदर, भूषण मतलब जी। सच में आनंद आया। बीच में मेरी एक कॉल आ गई हस्बैंड की, तो मुझे ये लगा कि ये बस फटाफट खत्म हो, मेरा वो कैसे मिस हो गया 2 मिनट का। इतना आनंद आ रहा था सुनने में। रवि जी गायन शैली भी बहुत बढ़िया थी, बहुत बहुत बढ़िया। अरे मुझे कहाँ आता है गाना, वो तो ऐसे ही थोड़ी सी गाना जो आपने सुनाया ना, उससे और रस भर दिया, सरस कर दिया पूरे श्रृंखला को। सर तो कवि है ना, सर कवि भी है, सर तो बिल्कुल कवि बिल्कुल, भी है ना, प्रतिष्ठित। जी जी। अच्छा है सर, गाना नहीं आता, गाना आता नहीं, तो बहुत अच्छा शोध परक, बहुत बढ़िया वक्तव्य था, बहुत और अच्छा था, लगातार बहुत सुनते अच्छा रहने था। को जी चाह रहा था रवि जी, बहुत बढ़िया था। बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपके सर उत्साहवर्धन का नमस्कार, बहुत अच्छा वक्तव्य रहा आपका। धन्यवाद। नहीं, सबसे